नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्सबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए 11वीं की जो एनसीईआरटी है उसका दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय का जो नाम है 1950 से 1990 तक जो अर्थव्यवस्था में जो विकास किया गया, उसमें नीतियों में जो परिवर्तन किया गया, उसी को लेकर हमारी ये चैप्टर है। हम लोग इसको इत्मीनान से देखेंगे और समझेंगे, इसके फैक्ट को भी जानेंगे और कंसेप्ट को भी जानेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। और इससे पहले हम लोग जो पहले अध्याय में पढ़े हैं वह स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था यानी 1947 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ाए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं। आप लोग जैसा देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, इस समय आपका कई डेवलपमेंट भी हुआ था। हमारी पंचवर्षीय योजना भी 1950 में इसका गठन हो गया था, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कैसे कब कब चेंज किया उसके बारे में भी देखेंगे। और एग्रीकल्चर में जो बड़े बदलाव हुए ज़मींदारी या तो अन्य चीज़ों को लेकर, उसके बारे में भी समझेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। यह हमारा है आर्थिक प्रणालियों के प्रकार। विश्व में कौन कौन सी आर्थिक प्रणालियां हैं उसके प्रकार के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपका मांग और पूर्ति। यहाँ पर जो मांग और पूर्ति दिया गया है यह अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। आधारभूत स्तंभ का मतलब, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो आप डिमांड एंड सप्लाई के बिना आप कोई भी अर्थशास्त्र की किसी भी चीज़ को आप मानक नहीं बना सकते। उसके पैमाना के ही आधार पर उसे आप समझ सकते हैं। बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। बाजार अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसकी बाजार में मांग है। मांग का मतलब डिमांड है। जैसे कि अगर हम लोग चलें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यह बेसिकली जो होता है यह आपका डिमांड और सप्लाई पर यह निर्भर करता है। सप्लाई पर निर्भर करता है। और डिमांड सप्लाई का तात्पर्य यह है कि डिमांड आपका यह है, सप्लाई यह है, यही आपका इक्विलिब्रियम है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में उसी चीज़ की उत्पादन की जाती है जिसकी आपकी मांग हो, और मांग के आधार पर ही सप्लाई किया जाता है। और वहाँ पर विशेष जो होता है वह आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि लाभ को उच्च से उच्च स्तर पर ले जाना। यही क्योंकि इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार का जो रोल होता है वह ना के बराबर होता है। वही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसका घरेलू या विदेशी बाजारों में सलाभ बेचा जा सके, यानी कि उसको लाभ के साथ उसमें उसे बेचा जा सके। और यदि कारों की मांग है तो वहाँ पर कार का उत्पादन होगा। यदि साइकिल की मांग है तो साइकिल का उत्पादन होगा। यानी इस अगर हम कंसेप्ट को समझें तो जिसका मांग होगा उसी का उत्पादन किया जाएगा और बिना मांग वाली चीज़ों का उत्पादन नहीं होगा। श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में क्या देखा जाता है कि श्रम जो है, यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता होता है तो यह अधिक श्रम प्रधान विधियां प्रयोग में होगा। और वहीं यदि अगर श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ता होगी तो वहाँ पर उत्पादन में पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि हम लोग देखें
यदि हम लोग देखें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कार का उत्पादन मांग ज़्यादा है तो कार की उत्पादन की जाएगी, अगर साइकिल का मांग ज़्यादा है तो आपकी साइकिल की उत्पादन की जाएगी। और यदि मान लीजिए यह अर्थव्यवस्था ऐसी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें आपका सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वह कम से कम होता है और यहाँ पर प्राइवेट का पार्टिसिपेशन जो होता है प्राइवेट सेक्टर का वह ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जब प्राइवेट सेक्टर का भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा हो तो यदि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए भारत में कोई ए व्यक्ति है, भारत सरकार को छोड़ दीजिए, या अमेरिका में मान लीजिए कोई वॉलमार्ट या कोई भी कंपनी है, और वह कंपनी क्या काम करेगी कि वह वहीं इन्वेस्ट करेगी, वहीं वह अपनी रिटेल सेक्टर की जो मार्केट है वह ओपन करना चाहेगी जहां पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। अगर वहीं बात किया जाए आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वहां पर आपका श्रम जो होता है, श्रम यह आपका कम होता है अपेक्षाकृत, यहाँ पर पूंजी पर ज़्यादा बल दिया जाता है और इसी को आपकी पूंजी प्रधान या कैपिटल इंसेंटिव इकोनॉमिक भी कहा जाता है। इकोनॉमिक। और यदि मान लीजिए यहीं पर आपका मान लीजिए श्रम जो है, श्रम आपका ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा उस देश में अर्थव्यवस्था में प्रयोग हो रहा है, पूंजी आपका कम प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होगी यह आपका श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था कहलाएगी। यह परीक्षा में आपके पूछ भी देता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ऐसी अर्थव्यवस्था जो होगी, यह वाली जो अर्थव्यवस्था होती है, यह आपका मैक्सिमम जो डेवलप इकोनॉमिक हैं वहाँ पर देखा जाता है। जैसे आपका अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, या तो आप फ्रांस ले लीजिए, या तो आप G7 के जितने भी कंट्री हैं, या आपके कैपिटल इंसेंटिव अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। वहीं आपका श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर श्रम का, लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए। अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो आपका इंडस्ट्री 4.0 जो लागू किया गया है, यह 4.0, इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, यानी रोबोट या अन्य चीज़ें, जिससे उत्पादन का स्तर और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अगर वहीं श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था की बात करें तो श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पर श्रम का जो इन्वेस्टमेंट होता है, श्रम ज़्यादा मात्रा में लगे। अगर मान लीजिए कोई एक कल पुर्जा है, कोई इंडस्ट्री है, वह इंडस्ट्री में जो श्रम की मात्रा है वह ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जबकि वहाँ पूंजी की जो मात्रा होगी वह पूंजी कम से कम इन्वेस्ट होगा। और अगर दो अर्थव्यवस्थाओं को अगर समान रूप से देखा जाए, दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सपोज दैट मान लीजिए एक विश्व में अर्थव्यवस्था ए है और दूसरी जो है वह बी है। अगर एक, यह मान लीजिए आपका श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है और यह जो आपका है यह आपका पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो इसमें यह देखा जाता है कि प्रारंभ में दोनों अर्थव्यवस्थाओं का जो डेवलपमेंट होता है, यह डेवलपमेंट आपका क्रमशः एकदम मैं इसको एक ही पर दिखा दे रहा हूँ, एक पर थोड़ा दिखाने में सही रहेगा, एक ही मैप पर। अगर मान लीजिए एक जो है वह सपोज दैट एक आपका यह श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है, यह आपका पहली बार डायग्राम बनाना पड़ रहा है थोड़ा, यह मान लीजिए आपका पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था है।
पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था है। अगर श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था अगर दोनों का डेवलपमेंट एक साथ चालू हुआ है तो यहाँ तक लगभग एक स्थिति तक तो दोनों साथ ही चलेंगी। फिर बाद में जो श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है वह धीरे धीरे उसका स्लोप जो है वह डाउन हो जाएगा वह डेवलपमेंट ऐसे होने लगेगा। इसलिए आप देखेंगे जो श्रम प्रधान अर्थव्यवस्थाएं हैं वह आज भी डेवलपमेंट की डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग की श्रेणी में है, जबकि जो पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्थाएं हैं आज पहले से बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गई हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनका आवश्यकता के अनुसार नहीं होता है। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न आएगा, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें जो वस्तुओं का वितरण है वह लोगों के बीच एक समान नहीं होगा, क्योंकि वह डिमांड के आधार पर है और डिमांड वही व्यक्ति करेगा, वही वर्ग करेगा जिसके पास मनी हो या जिसके पास परचेजिंग पावर हो यानी क्रय शक्ति हो, वही करेगा। और आगे आपका है कि अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय शक्ति क्षमता कितनी है, यानी परचेजिंग पेरिटी उनकी कितनी है, क्रय शक्ति कितनी है और वह किन वस्तुओं अथवा सेवाओं को खरीदने में सक्षम हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपया होना चाहिए। यह किसका आपका है? यह आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह डिफिनीशन है। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का जो महत्वपूर्ण रोल होता है और गवर्नमेंट का, अगर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर का हस्तक्षेप जो होता है वह ना के बराबर होता है। चूँकि जब 1929 की मंदी आई थी उसके बाद अर्थशास्त्रियों ने यह कहा कि जैसे से हैं वह कहे कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है, डिमांड नहीं है, तो डिमांड के लिए आप गड्ढे खुदवाइए ताकि लोगों के हाथ में परचेजिंग जाए, मतलब उनके हाथ में पैसा जाए। जेब में रुपए होने चाहिए। कम कीमत गरीबों के लिए घर आवश्यक है, मतलब अगर गरीब व्यक्तियों का देखें तो उनके लिए कम कीमत के चाहिए। वहीं अगर इसकी गणना बाजार की मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों का क्रय शक्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और पूर्ति बाजार की शक्तियों के अनुसार नहीं होता है। अगर मान लीजिए घर बन रहा है तो घर बनाने में जो गरीब व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसको गवर्नमेंट के तरफ से नहीं देखा जा रहा है तो उसका जो सभी लोगों में जो वितरण होना चाहिए यह होना चाहिए कैटेगरी वाइज, कि मान लीजिए एक अच्छा घर है फिर बाद में लो घर है, तो ऐसे होना चाहिए। पूंजीवादी देशों में देखा जाता है, लेकिन खरीदने के लिए सबके पास क्षमता होनी चाहिए। उत्पादन और पूर्ति बाजार की शक्तियों के अनुसार नहीं हो सकता है। यह किस पर लागू है? घर पर लागू है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी। क्यों नहीं पसंद थी इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था अपनाने से हमारे देश में अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर नहीं मिल पाता। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि 85% जनसंख्या जो है वह आपकी कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी और वह कृषि पर निर्भर करती थी और उनकी स्थिति जो थी वह बहुत ही पुअर थी। और जब पुअर थी तो अगर आप मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर को पूंजीवादी तरफ जाते हैं तो आपका क्या स्थिति होगा कि आप एक बैग उस क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना के बराबर हो जाएगा और जो भी चीज़ें डिसाइड करेंगी वो प्राइवेट प्लेयर, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल हैं वहीं या इंटरप्रेन्योरशिप हैं वहीं लोग डिसाइड करेंगे और वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के ध्येय से कोई उत्पादन करेंगे, जिसके लिए अधिकांश लोगों के लिए एक समान अवसर नहीं मिल पाएगा।
आइए हम लोग आगे चलते हैं। योजना क्या है, प्रश्न आता है योजना क्या है। जैसे आप लोग तैयारी करते होंगे सिविल का, सुपर दैट मान लीजिए सिविल का कर रहे हैं या 12वीं का कर रहे हैं, तो जब 11 हाई स्कूल के बाद सुपर 10 के बाद जाते हैं तो आपके अंदर एक योजना बन जाता है कि हमारा अगर फरवरी में हमारा पेपर है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारे जो पेपर हैं उस पेपर को किस अनुसार तैयारी करें। या तो मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी या स्टेट पीसीएस की, तो आपके मन में एक लक्ष्य हो जाता है कि हम अभी नए हैं इस फील्ड में कंपटीटर, तो हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमारी एनसीईआरटी पर पूरी पकड़ होनी चाहिए और साथ ही साथ एनसीईआरटी को हमारा बार बार पढ़ें और ऐसे सोर्स ऐसे लोगों से यह पढ़ें कि ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। और जो चीज़ें मान लीजिए कक्षा 1 से 12 तक या 1 से ग्रेजुएशन तक आप जिस चीज़ों पर बढ़िया से नहीं पढ़ पाए या उसे कंपटीशन की नज़रिए से नहीं पढ़ पाए, उस पर विशेष ध्यान देकर पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आपका टारगेट होता है कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद हम मेंस पर भी बल दें और जो मई जून में हमारा जो सिविल का परीक्षा होता है यूपीएससी का, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें 2026, 2025 या 2027 के लिए, यह आपका प्लान है। वहीं अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में अगर बात किया जाए तो हमारी योजना होती है कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर अथवा सर्विस सेक्टर पर। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं किसी देश की संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए और योजना के कुछ सामान्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। कोई भी देश में संसाधन एक सीमित मात्रा में होता है और उस संसाधन का मैक्सिमम जो यूटिलिटी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, उसी को आपका योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और इसे एक निर्दिष्ट समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त करना होता है। यदि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात की जाए तो यह तो होती है आपका 5 वर्ष के लिए, लेकिन इसमें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। शब्दावली के रूप में अगर बात किया जाए तो अग्रणी देश जो था वह पूर्व सोवियत संघ था। यदि हम लोग योजना पर बात करेंगे तो अभी हम लोग चलते हैं योजना पर देखेंगे। अगर भारत में देखा जाए प्लानिंग कमीशन का, तो प्लानिंग कमीशन के भारत में जो जनक थे, फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन, वह एम विश्वेश्वरैया थे और इन्हीं को भारत में प्लानिंग कमीशन का जनक कहा जाता है। और प्रत्येक जो 15 सितंबर होता है, इनके जन्मदिन के दिन इनको किस रूप में मनाया जाता है, इंडियन इंजीनियर दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। और इन्हीं का सबसे पहले योजना को लेकर किताबें लिखे और इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता, फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। अगर वहीं भारत में प्लानिंग कमीशन के बारे में बात किया जाए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्भव हुआ। उसके बाद प्रत्येक वर्ष दिसंबर के लास्ट महीने में 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बैठक होती थी और 1938 में जो बैठक हुई थी, 1938 में बैठक जो हुई थी, इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वह आपके सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, एस.सी. बोस कर रहे थे। और इन्होंने ही पहली बार भारत में नेशनल, यह ध्यान दीजिएगा, नेशन प्लानिंग
कमेटी का गठन करते हैं और इसके जो चेयरमैन होते हैं वह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं और इनका मेन फोकस होता है कि भारत में उद्योगों का विकास किस प्रकार किया जाए। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1946 में आपका केसी नियोगी की अध्यक्षता में आपका एक और कमेटी गठित किया जाता है और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 1950 28 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है और पहला जो पंचवर्षीय योजना आता है वह आपका 1951 से 1956 पर आता है और यह जो मॉडल एडॉप्ट किया गया था यह यूएसएसआर से किया गया था और यूएसएसआर में इसको जो कहा जाता था वह आपका घास प्लान के रूप में कहा जाता था और वहाँ पर जो यह प्लान था वह 5 वर्ष के लिए न होकर 10 वर्ष के रूप में था और इसका अचीवमेंट जो था ग्रोथ रेट आपका 10% प्लस था जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट के रूप में देखा गया था, इसीलिए इसको किया जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। केवल 5 वर्षों की अवधि प्राप्त करने के उद्देश्य से उल्लेख नहीं किया जाता है अपितु उसमें 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उल्लेख होते थे। मान लीजिए यह कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण का रखा गया तो वह न सिर्फ 5 वर्षों के लिए नहीं होता है, जैसे वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 2070 जो है वह आपका है और तो 2070 का जो खाका है वह हर पंचवर्षीय योजना में दिखाई देता है। चूंकि आपका 2017 के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही इस योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। अब नीति आयोग भी कैसे काम कर रहा है, या एक तरह से अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के चलते मुझे कभी वैसा नहीं लगा, क्योंकि गठन करने के बाद लगभग आज 10 वर्ष होने जा रहे हैं, हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यप्रणाली वैसी नहीं समझ में आई जो एक अचीवमेंट के रूप में योजना आयोग को गठित किया गया था। उसमें टारगेट रखा जाता था कि 5 वर्षों में हम लोग एवरेज के रूप में जो प्राप्त करेंगे वह ग्रोथ रेट इतना होगा, हमें गरीबी पर प्रहार करना है, हमें शिक्षा पर प्रहार करना है, स्वास्थ्य पर करना है और इन्वायरमेंट पर, यह सभी उसके गोल होते थे और उसको बजट के आधार पर हम लोग उसको अचीव करते थे। इस दीर्घकालीन योजना को परिक्षेपात्मक योजना कहते हैं। परिक्षेपात्मक का मतलब इसे आपका डिवाइड कर दिया जाता है 5-5 वर्ष के आधार पर। पंचवर्षीय योजना द्वारा परिक्षेपात्मक योजना के आधार पर प्राप्त करने का लक्ष्य होता है। यह भी संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों का एक समान महत्व दिया जाए। ऐसा भी नहीं होता है कि मान लीजिए पहली पंचवर्षीय योजना थी तो पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने किस पर बल दिया था, कृषि पर, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी जो थी जिसे आपका पीसी महलनोबिस मॉडल कहा जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपका हैरर-डोमल मॉडल है। तो ऐसा नहीं कि हम दूसरी में भी एग्रीकल्चर पर ही पूरा बल दें, उसमें हमारा क्या था, इंडस्ट्री पर हम लोगों ने फोकस किया, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर भी रहा था। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों के अंतर्द्वंद
भी हो सकते हैं। अंतर्द्वंद का मतलब एक दूसरे के विरोधाभास भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी की को शुरू करने का लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य में विरोध हो सकता है। यदि मान लीजिए हमारा देश जो है यह श्रम प्रधान है, यदि हम प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हमें स्किल लेबर और लेबर की मात्रा कम चाहिए, तो एक दूसरे का जो है विरोधाभास है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान के रूप में है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों को संतुलन करना पड़ा। यह कार्य इतना सहज नहीं था, क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं 1986-87 में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था, चूँकि उससे पहले ही आ गया था, लेकिन वह एक बड़े पैमाने पर, तो उस समय कई जगह आपके विरोध हुए कि कंप्यूटर आने से रोजगार खत्म हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप लोगों को मैं बतलाया कि दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर वह अर्थव्यवस्था एक जो है पूंजी प्रधान है, यानी उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रही है, और दूसरा जो है श्रम प्रधान है और दोनों का विकास एक साथ हो रहा है, तो एक समय तक दोनों साथ चलेंगी। फिर एक जो होगा, जो श्रम प्रधान होगी, यह डाउनवर्ड हो जाएगी, मतलब नीचे की तरफ उतना ग्रोथ नहीं हासिल करेगी, और जबकि पूंजी प्रधान होगी वह ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और वहाँ की अर्थव्यवस्था, लिविंग स्टैंडर्ड था, एक अच्छी स्थिति में पहुँच जाएगा। तो उसी बारे में यह कहा जा रहा है। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी योजना आप बनाते हैं तो उसका लक्ष्य होता है कि हमें इतने समय में इस चीज़ को प्राप्त कर लेना है। जैसे आप लोग बनाते होंगे कि हमें हिस्ट्री या इकोनॉमिक को इतने समय में हमें इसे समाप्त कर लेना है, तो उसी तरह हर योजना का संसाधन और वहाँ पूंजी किस मात्रा में और किस योजना पर शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा आपका जो भी है इंडस्ट्री है, किस प्रकार बल दिया जाए और पूंजी का लोकेशन कैसा हो और कितने समय में इसे अचीव किया जाए, यही आपका यहाँ पर बतलाया गया है। समृद्धि, ग्रोथ, जिसे समृद्धि कहा जाता है, समृद्धि का यही तात्पर्य है कि हम लोग अगर देखें तो इसे एक तरह से टर्म में जो लिया जाता है वह वैल्यू के रूप में लिया जाता है, मूल्य के रूप में लिया जाता है। इसका अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, मतलब उसके उत्पादन क्षमता में किस प्रकार की वृद्धि होता है। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी, अधिक भंडार, परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाएं जो होती हैं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि। दक्षता में वृद्धि का मतलब मान लीजिए कोई आपका परिवहन है, या तो मान लीजिए भारत में जो रेलवे है, रेलवे एक विशेष क्षेत्र में चल रही है और यह आपके 1 लाख लोगों को ले जा रही है। हमारा टारगेट है कि हम आने वाले समय में इसको क्या काम करेंगे कि और इसको बढ़ा के 5 वर्षों में इसे और क्षेत्रों में विस्तारित करेंगे, ताकि यह जो है 10 लाख लोगों को, यानी कि 1 मिलियन लोगों को ले जाए। यह जो टारगेट बनाया जाता है, यही आपके आर्थिक समृद्धि, या तो इसे अन्य मानक पर भी समझ सकते हैं, बैंकों का भी विस्तार करना, परिवहन या अधिक भंडारण। अर्थशास्त्र में भाषा आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक जो है वह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जिसे आप शॉर्ट में जीडीपी में निरंतर वृद्धि, अगर मान लीजिए जीडीपी जो है वह 1 ट्रिलियन की है और इसमें 10% की वृद्धि हो रही है और 1 ट्रिलियन हो जा रहा है, फिर इसमें वृद्धि होती है उसी हिसाब से। तो यह जो है यह जीडीपी जो वैल्यू के रूप में नापा जाता है, इसी को आपका समृद्धि के रूप में कहा जाता है। जीडीपी 1 वर्ष की अवधि में दिए हुए सभी अंतिम
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। यानी अंतिम का मतलब मान लीजिए अंतिम, यहाँ पर हम लोग बस कंसेप्ट समझेंगे। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से, मान लीजिए चूंकि गेहूं है, गेहूं सपोज दैट एक जो है मजदूर किसान जो है वो खेत में पैदा करता है वीट। अब वीट को मार्केट में बेचता है, कुछ तो अपने उपभोग कर लेगा तो उसका तो कोई गणना होगा नहीं, लेकिन वह मार्केट में ले जाकर 5 कुंटल गेहूं को बेच देता है। जब 5 कुंटल गेहूं को बेच देता है, कितने में? आपका सपोज दैट मान लीजिए 5 कुंटल 10,000 रुपये में बेच दिया, और 10,000 रुपये में बेचा। अब 10,000 का यह जो मीडिएटर है दुकानदार, यह क्या काम करेगा? बेकरी वाले को इसे बेच देगा, बेकरी वाले को बेच देगा। और यह कितने में बेचा? 15,000 रुपये में, 15,000 रुपये में बेच दिया। अब बेकरी वाला क्या करेगा? इसका जो है वह आटा के रूप में कन्वर्ट करके इसका पावरोटी या ब्रेड बना दिया, और ब्रेड जो बेचा आपका 20,000 रुपये में बेचा। यह फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 20,000 रुपये में बेचा। तो जो गेहूं की कीमत है वह जीडीपी में इस ए पॉइंट, अगर इसे ए पॉइंट मान लिया जाए, इसे बी पॉइंट मान लिया जाए और इसे सी पॉइंट मान लिया जाए, तो जो आपका ये ए पॉइंट है और यह जो बी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है, तो इसमें जो यह नहीं कि यह पहला है तो यहीं से आप जीडीपी में लेंगे, यहाँ से लेंगे तो आपका जीडीपी का जो आकलन है वह गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी लेंगे तो यह गलत हो जाएगा। जब प्रोडक्ट को यह बेचा तो जो रिटेल के पास गया और जो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता जो है जिस स्थान पर, जिस लेवल पर, जिस प्राइस पर इसका उपभोग करे, वहीं आपका लास्ट माना जाएगा उस प्रोडक्ट का। तो यह जो आपका लास्ट होगा, सपोज दैट इसने रिटेलर के माध्यम से जो ग्राहक है इसे 20,000 रुपये टोटल अमाउंट में खरीदें, तो यह जो प्राइज होगी यही प्राइज आपकी अंतिम प्राइज होगी। उसी तरह आपका सेवाओं का भी होता है, बैंकिंग से सर्विस हो गई या तो कोई भी सर्विस हो गई, सभी या तो शिक्षा हो गया, सभी चीज़ें जो होता है इसी आधार पर मानक रखा जाता है। आपने यह धारणा कक्षा 10 में पढ़ी है, मतलब इसके बारे में आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे। यदि जीडीपी एक केक मान लिया जाए, जैसा कि आप लोग बर्थडे में देखते हैं केक है, और केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ केक के आकार में वृद्धि होता है। यदि मान लीजिए 5 मित्र हैं आप लोग, केक छोटा है, आधा केजी का है, तो पांचों लोग क्या काम करेंगे? 5 या 10 लोग हैं तो लड़ने झगड़ने लगेंगे, और जो केक का टुकड़ा है वह छोटा छोटा आकार में मिलेगा। अगर मान लीजिए वही केक 10 लोग हैं और 10 लोगों में 1 केजी या 1.5 केजी का है, तो इसका जो आकार है यह आपका बढ़ जाएगा, यानी का जो लाभ है, प्रॉफिट है, वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण होने लगेगा। यही यहाँ पर बतलाया जा रहा है। यदि केक बड़ा होगा तो इसका अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। पहले सपोज दैट मान लीजिए आधा केजी केक था, तो आधा केजी केक में 10 लोग जहाँ का केक का उपभोग करते थे, अगर वहीं केक बड़ा होकर मान लीजिए 15 केजी का हो जा रहा है, तो इसमें 15 जो
30-40 लोग हैं, इसी रेशियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपभोग करेंगे। और यही केक का जो वृद्धि है, जो बड़ा आकार है, वह आपका समृद्धि को प्रदर्शित करता है। यदि भारतीय जनता अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो पंचवर्षीय योजना के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। जब अधिक उत्पादन होगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगा। और जैसा ट्रिकल डाउन थियरी प्रारंभ में, चूंकि ट्रिकल डाउन थियरी का आलोचना भी बहुत ज़्यादा है कि ट्रिकल डाउन थियरी जो है, मान लीजिए कुछ लोगों के पास समृद्धि का ज़्यादा स्तर है, समृद्धि ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो वह क्षण के जो होता है वह निम्न लेवल पर, जो लो लेवल पर लोग होते हैं, यानी जो पिछड़े होते हैं, उसको भी इसका फायदा मिलता है। और ट्रिकल डाउन का मतलब छननी के आधार पर, जैसे मान लीजिए छननी है, बड़ी छननी है, उसमें छेद बड़े हैं, फिर छेद छोटे हैं, फिर क्रमशः छोटे हैं, तो उसका लास्ट पॉइंट तक उसका जो पानी या कोई भी तरल चीज़ है उसका लाभ पहुंचता है। उसी तरह आपका ट्रिकल थियरी के आधार पर यह बातें कही गई हैं, लेकिन इसमें बहुत असमानता देखी जाती है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक आपके हैं कृषि क्षेत्रक, और आपका औद्योगिक क्षेत्रक, और आपका जो है सर्विस सेक्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अर्थव्यवस्था 3 भागों में बांटी जाती है, जिसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अगर 1947 से पहले आप भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो जो एक है कि आपका कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी निर्भरता होती है थी, और वहीं बाद में देखेंगे तो क्रमशः हमारे जीडीपी में जो योगदान है द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा है। इन क्षेत्रों का योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था एक केक मान लें, तो एक केक या वृत्त मान लें, तो एक वृत्त में जो आपका यह तीनों भाग में जो डिवाइड होगा, यही आपका तीनों क्षेत्र होगा। यह प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आपका तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। कुछ देश में सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि में कृषि के योगदान अधिक होता है और कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि इससे अधिक योगदान है। मतलब कुछ देशों में यह देखा गया है, जो खासकर जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वहाँ पर कृषि का योगदान, यानी कृषि पर डिपेंडेंसी जो है वह ज़्यादा है। वहीं अगर अंडर डेवलपिंग कंट्री या तो डेवलप्ड कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है या थर्डरी है, उसका योगदान ज़्यादा होता है। आधुनिकीकरण, या आप लोगों के मन में हमेशा प्रश्न आता है कि आधुनिकीकरण होता क्या है। जैसे आप लोग हैं, गांव में रह रहे हैं, तो गांव में लेवल पर भी तरह तरह के आपके शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य चीज़ों में जो आधुनिक मशीनों का उपयोग हो रहा है, मालूम चले लैब भी अब गांव-गांव पहुंच गए हैं। उसी तरह शिक्षा में पहले एक लिमिट अवस्था में किसी को भी लिमिट टाइम में ही कोई चीज़ दिया जाता था। आज टेक्नोलॉजी इतना हो गया है कि सभी के हाथ में मोबाइल है, और यह सब चीज़ें जो पैरामीटर होती हैं या आधुनिकीकरण का पैरामीटर होती हैं। जैसे आप पहले देखेंगे गाड़ी, मोटर के स्थान पर बैलगाड़ी या तो एक्का गाड़ी होती थी, और आज के समय आप देखेंगे तो जो गाड़ी है उसके जगह आपके इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल आपके लेने लगे हैं। और यही सब जो होता है यह आपके आधुनिकीकरण का पहचान है। अगर अर्थशास्त्री की बात करें तो जो रोस्टो का थियरी है, आप देखेंगे 5 स्टेज बतलाया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चरण, यह आपके वही डेवलपमेंट के बारे में बतलाया गया है। तो आइए हम लोग आधुनिकीकरण के बारे में देख लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। अगर मान लीजिए उत्पादन में बढ़ा रहे हैं, अगर लेबर इनसे
श्रम प्रधान अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था है तो उत्पादन जो होगा वह कम लेवल पर होगा। सुपोज दैट मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है तो अगर उसमें पहले ट्रेडिशनल चीज़ों की उपयोग हो रहा है तो वहाँ उत्पादन जो होगा वह लो लेवल पर होगा। अगर यहीं तकनीकी आ जाएगा टेक्नोलॉजी के थ्रू तो इसमें जब आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर उत्पादन जो होगा वह ज़्यादा से ज़्यादा और लेबर की मात्रा जो होगी वह कम से कम होगी। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीज के स्थान पर नई किस्म की बीजों का प्रयोग कर खेतों में पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों के प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। जैसे मान लीजिए गांव में आप देखेंगे वर्तमान समय में, पहले होता था कि गांव में जो किसान होते थे वह खेती जब करते थे तो खेत में जहां की फसल अच्छी होती थी, जिस क्षेत्र में फील्ड में खेत में, वहां पर वह चुन लेते थे और उस बाल को वह काट के या धान को या गेहूं को काट के अलग कर देते थे, फिर उसको अगले साल के लिए रखते थे। लेकिन अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं वह जो शोधित बीज जो होता है उसको वह प्रयोग करते हैं ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। और तो उसी तरह नई तकनीकी का प्रयोग कर, जैसा कि मैं सूती उद्योग के बारे में बतलाया हूँ, आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अगर नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। मान लीजिए कि नए नए अगर प्रौद्योगिकी का यूज कर रहे हैं, पहले आप बैल से खेती करते थे, फिर उसके बाद आप ट्रैक्टर लाए, अब हार्वेस्टर आ गया है, तो यह सब जो खेती के नए मशीनीकरण हो रहा है, चूँकि भारत में अगर कृषि में मशीनीकरण की बात की जाए तो आंशिक मशीनीकरण है, पूर्ण रूपेण मशीनीकरण नहीं है। जैसा कि आप लोग अमेरिका में देखते हैं कि 2% लोग जो हैं वह आपका प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वह समस्त अमेरिका के लिए कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका एक्सपोर्ट भी करता है। वहीं भारत में 55% लोग जो हैं वह आपके कृषि पर निर्भर हैं और वह देश में चूँकि आत्मनिर्भर भारत हो गया है खाद्यान्न के मामले में, फिर भी आप यह 2% के हिसाब से देखेंगे तो आज भी हमारा जो कृषि क्षेत्र है उस पर दबाव बहुत ज़्यादा है लेबर का। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्योग सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। जैसे स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। आधुनिकीकरण का मतलब यह नहीं है कि आप वही तकियानुसी जो मानसिकता है उसी से रहें और महिलाओं की जो अधिकार की बात है उससे आप उनको अधिकार देने से पीछे रहें। परंपरागत समाज में नारी का जो कार्य क्षेत्र होता था, यह कार्य क्षेत्र सीमाओं तक ही मान लिया जाता था कि वह जो घरेलू काम है यही करने के लिए हैं। जबकि आज के समय में आप देखेंगे तो सुनीता विलियम्स को ले लीजिए, कल्पना चावला को ले लीजिए, या भारत में कई आपकी महिलाएं जो हैं जो कि बहुत ही उच्च पद को धारण की हैं और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभा को घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर महिलाओं की जो कार्य क्षेत्र है उनके कार्य क्षेत्र घर से अगर डोमेस्टिक वर्ग से बाहर अगर काम करने लगे इंडस्ट्री में, तो जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में जो उछाल आएगा यह आपका 2% होगा। इतनी बड़ी कम कंट्रीब्यूशन होगी। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आत्मनिर्भरता, यह वर्तमान समय में भी आप लोग सुन रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। चूँकि आत्मनिर्भर भारत जो वर्तमान समय में कंसेप्ट दिया गया है, यह कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि अभी का है, यह कंसेप्ट प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जब समाज में सामाजिक मानव समाज के रूप में रहने लगा तभी से आत्मनिर्भरता के रूप में वह अपने आप को
परिभाषित करने का प्रयास लगातार करता चला गया। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना का सीधे तात्पर्य है, पहली योजना 1951 से 56 तक चली थी और जो 7वीं योजना थी वह आपकी 1985 से 90 तक की गई थी। चूँकि 90 के बाद 91 में एलपीजी मॉडल अपना लिया गया था, एलपीजी मॉडल अपना लिया गया था, इसीलिए हम लोग इसे कैटेगराइज कर देते हैं 1990 से पहले की अर्थव्यवस्था और वर्तमान समय की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर यह जो शब्द है यह हर जगह आएगा। योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीज़ों का आयात करने से बचा जाए जिनका देश में उत्पादन क्या है, संभव है। यदि भारत देश में उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन यहीं पर किया जाए, न कि उस चीज़ का हम आयात करें। आयात करेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंसी है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। चूँकि उस समय आज़ादी के बाद की हमारी स्थिति जो थी बहुत अनुकूल नहीं थी, यानी कि प्रतिकूल थी। हमारे देश में गरीबी, भूखमरी, यहाँ तक कि हमें खाद्यान्न भी अमेरिका से आयात करना पड़ता था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने की आवश्यक समझा गया था। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों को आत्मनिर्भर की नीति को महत्व देना समझा जाता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1960 तक भारत का जो कृषि क्षेत्र था एक तरह से आजीविका के लिए भी पर्याप्त नहीं था। भूखमरी, अन्य समस्याएं होती थी, तो हमें गेहूं या अन्य खाद्यान्न का जो आयात होता था वो विदेश से करना पड़ता था। और 1960 से 70 के दशक में आपका भारत में पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था और इसमें स्वामीनाथन का महत्वपूर्ण योगदान था, एम.एस. स्वामीनाथन जी का। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसके चलते हम लोग न सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए बल्कि एक आयातित देश से निर्यातक देश की श्रेणी में सम्मिलित हो गए। इसके अतिरिक्त अधिकांश भी यह कि आयातित खाद्यान्न विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भर किसी न किसी रूप में हमारे देश में नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर जो हमारी संप्रभुता थी इसके लिए बाधा डाल सकती थी। क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था हमारी थी जो बहुत ही नाजुक स्थिति में थी। अगर हम आयात खाद्यान्न भी कर रहे हैं, साथ में हम आयात जो कर रहे हैं वह आपका विदेशी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी मंगा रहे हैं और पूंजी भी मंगा रहे हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी जो होगी वह अन्य देशों पर हो जाएगी। और हमारे यहाँ ऐसे ही फॉरेन रिजर्व की कमी थी और हमारी स्थिति पुअर हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हम विदेशों से डेप्ट लेने चालू कर देंगे और जब डेप्ट ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसके चंगुल में आ जाएंगे। जैसे वर्तमान समय में आप देखिए तो हम्बनटोटा जो श्रीलंका का है वह कहीं ना कहीं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि डेप्ट जो चाइना से लिया गया था और चाइना ने अपनी लिबरल पॉलिसी नहीं अपनाई और डेप्ट ट्रैप के चलते वहाँ का हम्बनटोटा जो है उसको पोर्ट को 99 सालों के लिए ले लिया। आइए हम लोग आगे चलते हैं। समानता, इक्वेलिटी, यह भी आपको संविधान में भी दिखाई देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा जनमानस के जीवन में, सुनील यार समय नोट करा, एक पहलू आवाज आवत रहला। समानता, अब हम लोग बात करेंगे समानता का तात्पर्य क्या होता है और इसे इकोनॉमिक के टर्म में समझेंगे। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता द्वारा ही जनमानस में सुधार नहीं आ सकती है। किसी भी देश में उच्च
समृद्धि दर विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक देश खूब ग्रोथ रेट हासिल कर रहा है, लेकिन उसका जो है मान लीजिए वहाँ की जीडीपी है, तो जीडीपी का जो यह संपूर्ण जो भाग है यह पूरे लोगों के पास ना जाके वह चंद पूंजीपतियों के पास, यह पूरा जो है जीडीपी का जो भाग है वह पूरा इन्हीं चंद जो 10 से 5% लोग हैं इन्हीं के पास संक्रमित रह जाने से यह इक्वलिटी यानी असमानता को जन्म देता है, और असमानता कहीं ना कहीं संघर्ष को जन्म देता है, और संघर्ष जब होता है तब उसके बाद क्रांति या अन्य चीजें शुरू होता है। विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद अधिकांश लोग गरीब रह जाते हैं। सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ जो है वह देश के निर्धन वर्ग तक सुलभ हो। जैसे प्रारंभ में हम लोग क्या काम किए थे कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना शुरू में चली थी उसमें हम इंक्लूसिव ग्रोथ रेट का बात नहीं किए, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ने लगे तो हम लोगों ने यह देखा कि असमानता बढ़ती जा रही है। तो अब हम लोग हर जगह जो है जितनी भी चाहे इकोनॉमिक हो या फाइनेंशियल हो, हर जगह हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि इंक्लूसिव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इंक्लूसिव का मतलब है कि उस समाज में जो उच्च श्रेणी पर व्यक्ति है और जो रिमोट एरिया में है सभी को सम्मिलित करके उस विकास का लाभ पहुंचाया जा सके। केवल धनी व्यक्ति तक सीमित न रहे, और अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। समानता का मतलब अगर मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में एक रोटी है, तो रोटी यह नहीं, अगर 4 लोग हैं इस परिवार में तो ऐसा ना हो कि रोटी का एक बड़ा भाग जो है एक ही व्यक्ति को मिल जाए और 3 जो भाग है वह 3 लोगों के हिस्सा में। तो यहाँ पर आप देखेंगे परिवार में सब बच्चे 4 बच्चे हैं, एक रोटी का टुकड़ा या केक रख दीजिए, तो एक बच्चे को आप ज़्यादा केक दे दीजिए और 3 को कम कम दे दीजिए, तो एक दूसरे को इस तरह देखने लगेंगे कि हमको कम मिला और दूसरे को ज़्यादा मिला, और वह आपस में लड़ने लगते हैं। उसी तरह अर्थव्यवस्था में भी यही चीज देखने को मिलता है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए, और धन संपत्ति के वितरण में असमानता में भी कमी होनी चाहिए। यानी हमारा एक समृद्धि जो है, हमारी प्रौद्योगिकी का जो लोकेशन है और जो हमारे आत्मनिर्भरता है, यह आत्मनिर्भरता का मतलब चंद लोग ही आत्मनिर्भर न हो जाए, जो प्रत्येक व्यक्ति है वह भी आत्मनिर्भर बने। क्योंकि यह बहुत ही कठिन चीज़ है, लेकिन तब भी सरकार के जो पॉलिसी होती है वह पॉलिसी उसी व्यू ऑफ पॉइंट से बनाई जाती है। और कोई भी अर्थव्यवस्था हो, अगर उसमें इंक्लूसिवपन नहीं है तो वह अर्थव्यवस्था में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, विद्रोह की स्थिति बनी रहेगी। स्वामित्व तथा प्रेरणा। किसान को भूमि, यह नीति इस विचार पर आधारित है, किसानों को भूमि का स्वामित्व बना दिया जाए तो उत्पादन बढ़ाने में वह अधिक रुचि लेंगे। जैसा कि आप लोग बिहार पूर्वांचल के होंगे तो आप जानते होंगे जो खेत का होता है पटवन होता है और एक रेहन होता है। अगर मान लीजिए पटवन किसी व्यक्ति को देंगे तो व्यक्ति यही सोचता है कि साल भर के लिए मुझे लीज मिली है तो इसके बाद हम क्यों इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट, खाद्य उर्वरक का ज़्यादा क्यों प्रयोग करें, जबकि साल भर के बाद इसकी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसी तरह अगर उस समय की बात किया जाए तो जमींदारी जब थी या जागीरदारी प्रथा थी तो वही कारण उस समय भी देखा जाता था कि भूमि में जो किसान वर्ग है या जो खेतीहर मजदूर है वह ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। अधिक रुचि, उन्हें अधिक प्रेरणा मिलेगी। अगर सपोज दैट मान लीजिए यह फील्ड है आपका, यह कोई
दूसरे व्यक्ति का है। सपोज दैट यह 10 एकड़ है, अगर इसी 10 एकड़ को पहले एक व्यक्ति था, यह देखता था और यह लीज पर दे देता था किसी को, ए बी सी डी को सपोज दैट लीज पर दे दिया, और जब यह लीज पर दे दिया इन लोगों को, तो ये लोग इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह जानते हैं कि इसका स्वामित्व जो है वह फला व्यक्ति के पास है, ई व्यक्ति के पास है, और ई व्यक्ति जब चाहेगा तब हमसे यह खेत ले लेगा। तो इसलिए वह बस उत्पादन पर ध्यान देते थे, अन्य जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उर्वरक या अन्य चीज़ों का वह नहीं करेगा। अगर इसको ही खेत को आप 4-5 बराबर भागों में, जो इतने लोग हैं इसमें बांट देंगे, तो जब वह समझेंगे कि यह मेरा खेत है, अगर मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीके से इसमें उर्वरक या अन्य चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, देखभाल नहीं कर रहा हूँ, तो हमें उत्पादन या आगे चल के दिक्कत आ जाएगा। तो वह ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने लगता है, और यही जो है आपका स्वामित्व का कंसेप्ट आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूस्वामित्व तो कृषि को अधिक उत्पादन लाभ मिलता है, और काश्तकारों को भूमि सुधार के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। यहाँ भूमि सुधार का मतलब है इसमें उर्वरक, टेक्नोलॉजी या अन्य चीज़ों का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अधिक उत्पादन से जागीर जमींदार को लाभ मिलता है, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के महत्व बनाने के लिए पूर्व सोवियत संघ के जो किसान थे, यूएसएसआर के जो किसान थे, वह उनके द्वारा बिक्री हेतु फलों की पैकिंग में करने में लापरवाही का उदाहरण देखा गया है, दिया जाता है वहाँ पर, कि जो यूएसएसआर के लोग थे वह एक तरह से खेतिहर मजदूर होते थे, और खेतिहर मजदूर होते थे तो वहाँ पर फलों का जो उत्पादन होता था उसको एक बॉक्स में वह पैक कर देते थे, और इसमें सड़े गले सब प्रकार के फल होते थे। तो अगर सड़ा गला एक ही में आप डाल दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि एक सड़ा जो फल है दूसरे फल, जो अच्छा फल है, उसे भी प्रभावित करेगा, और इसकी जो जब यह बिक्री के लिए जाएगा तब तक हो सकता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल खराब हो जाए, या किसी व्यक्ति के सामने या क्रेता के सामने जब यह जाए तो वह उसका वह कीमत न दे सके जो देना चाहिए। लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है, वे सड़े गले फलों और ताजे फलों को एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे, जैसा कि मैं यहाँ पर बतलाया हूँ। आज प्रत्येक किसान यह जानता है कि सड़े गले फल और ताजे फलों को खराब कर देती है, मतलब जो सड़े गले फल हैं वह दूसरे फलों को, अच्छे फलों को खराब कर देती है यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाए तब, और इससे किसानों को हानि होगी और फल की बिक्री नहीं हो पाएगी। तो अगर मान लीजिए वहीं एक जमींदार का जो फल का बागान है उसके जगह अगर छोटे छोटे किसानों में अगर वह खेत बांट दिया जाए तो जिनका फल होगा वह खुद अपने आप उसको डिफाइन कर लेंगे। जैसे आप वर्तमान समय में देखेंगे तो जो सेब का होता है, जो बड़ा सेब होता है, उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है तो उसे एक अलग टोकरी में वह किसान रख देगा। फिर बाद में जो उससे छोटा होता है तो उसको छोटे टोकरी में, और जो आपका उससे छोटे होगा उसको अलग बॉक्स में रख देता है, और जो सबसे अच्छी कीमत मिलती है वह इसकी मिलती है, फिर उसके बाद इसकी मिलती है, फिर इसकी मिलती है। और आप देखेंगे इस प्रकार डाइवर्सिटी करने पर, विविधता लाने पर जो कीमत है वह कीमत कई गुना वृद्धि हो जाता है। कृषि, अब हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। भू सुधार यानी भूमि को लेकर क्या क्या सुधार किए गए थे उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भू धारण पद्धति जो थी, जमींदार जागीरदार
आदि का वह वर्चस्व था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज़ादी से पहले रैयतवाड़ी, महलवाड़ी इत्यादि व्यवस्थाएं होती थी और जो भूस्वामी होता था उसके पास कई सौ एकड़ ज़मीनें होती थी और वह छोटे किसानों को, काश्तकारों को वह ज़मीन दे देता था और ज़मीन जिससे जो असमानता थी वह बहुत ज़्यादा देखी गई थी और ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान वसूली करते थे। जैसा कि पूर्व में बतलाया हूं कि अगर स्वामित्व आपके पास नहीं है किसी चीज़ का तो आप वहीं सोचेंगे कि जैसे हम इस चीज़ में इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि यह भूमि हमारी, जबकि यह भूमि हमारी नहीं है। भारतीय कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा था। आप लोग जैसा आज़ादी के बाद देखेंगे कि जो गेहूं है, जो कि वर्तमान समय में हमारे पशु भी नहीं खाएं, वैसा गेहूं आयात किया जाता था और अमेरिका वहीं गेहूं सप्लाई करता था, एक्सपोर्ट करता था। और एक बार की घटना है कि मना कर दिया गया था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसे खुद अपने जो उनके बागान था, प्रधानमंत्री आवास, आज आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री की ठाट बाट क्या है उसमें बात नहीं किया जाए, वह हमारे प्रधानमंत्री थे और वह फटे कपड़े अच्छे होते थे, उसके नीचे फटे कपड़े ठंडी में पहन के भी वह रहे थे। उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आप वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं, अगर आप 1990 के बाद देखेंगे तो उतने ही आपके खर्चीले हैं, जबकि पहले के प्रधानमंत्री देखेंगे वह देश की जन भावना को ज़्यादा सोचते थे। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था जोतों का स्वामित्व में परिवर्तन करना। परिवर्तन का मतलब जमींदार के पास जो खेत है उस खेत को सबके लिए बांटना, यानी कि सीलिंग लगाना कि इतने लिमिट के बाद कोई भी व्यक्ति खेत नहीं रख सकता है। क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा धांधली देखी गई थी उस समय। स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों का उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामित्व बनाने के लिए कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों के निवेश करने की प्रेरणा देता है, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। उनको जो है कि स्वामित्व उनके पास हो और इसके लिए निवेश करें और उनके पास जो हो पर्याप्त पूंजी हो। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि का अधिकतम सीमा निर्धारित किया गया और यह एक आपकी दूसरी नीति थी। जो सीलिंग की बात कर रहा हूँ वही यहाँ पर है कि किसी व्यक्ति को कृषि भूमि में स्वामित्व अधिकतम सीमा तक निर्धारित करना। इसका उद्देश्य इस नीति का था कि कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना। संकेंद्रण का मतलब एक व्यक्ति जो है उसके पास ज़्यादा लैंड है, जबकि दूसरा जो है वह एक तरह से गांव में ही रह रहा है, वह मजदूरी कर रहा है और वह भूमिहीन है। तो इसको बांट के कई लोगों में बांटना, जिससे कि यह वितरण जो हो सबके पास चला जाए और भूमि पर जो इन्वेस्ट हो वह ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं हरित क्रांति के समय जो चीज़ें चित्र दिखाया गया है, यह हरित क्रांति के समय सबसे लोकप्रिय यह शब्द यह था कि उस समय जो हमारे थे, जैसे आपका हाई वैरायटीज जो कि अनाज थे वह सब चीज़ें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया और इसका जो श्रेय था वह आपका भारत में एम एस स्वामीनाथन जी को दिया जाता है।